कंफ्यूजन है कि जिसको आप गंदी नाली का कीड़ा कहते थे कांग्रेस को, आज आप इंडियन अलायंस में वही आपकी मुख्यधारा की सियासी जमात है, वो आप उसी के दामन में बैठे हो। जम्मू कश्मीर अवाम वो कहाँ माफ करेगी आपको? मैं आप सब सियासी जमातों को एक इखलाकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत में फंसा है, अब आपके पास वो राहें नहीं रही है कि आप आर्टिकल 370 का राग अलापते, क्योंकि वो आपने खुद अपने हाथों से दिया है उनको। वो सारी सियासी जमातों से मैं मुखातिब हूँ। पीडीपी वाले कहते हैं हमें जी दिल्ली ने पार्टी तोड़ी। इसका मतलब अगर कल को फयाज साहब वापस आए, इसका मतलब फिर दिल्ली वाले ही जोड़ रहे हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक बड़ी खबर आई जिसमें उन्होंने साउथ जो अनंतनाग सीट है उसके लिए जो कैंडिडेट का जो नाम दिया है इस वक्त, उसका नाम है मियां अल्ताफ साहब, जो एक कदावर सियासतदान है और सियासी एतबार से वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बड़े कद के लीडर है और उनका एक अपना सियासी औरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बड़े सूझबूझ के साथ अपनी सियासत का वो इंतखाब किया है और बड़े तरीकेवार सिलसिले से अब की बार वो सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी वो अपने आप को ना बीजेपी का कहते हैं वो यहाँ मुतबादिल समझते हैं कश्मीर में। लेकिन अब अवाम बताएगी कि कौन है असल मुतबादिल। फिलहाल के लिए मेरे साथ है मीडिया पैनलिस्ट नासिर लोन साहब, जो डीडीसी सोगाम भी है। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब, पहले आपको मुबारक, आपने पहला नाम दिया है आज जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अनंतनाग सीट से। क्या इतनी देरी क्यों लगाई आपने? मुझे नहीं लगता है कि देरी हुई है। आई थिंक अगर आप अभी भी देखें, आई थिंक हमारी पहली जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपना जो है ऑफिशियली साउथ कश्मीर से जो है कैंडिडेट अनाउंस किया है। मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी ने अभी तक ऑफिशियली अपना साउथ का कैंडिडेट जो है साउथ कश्मीर की सीट का जो है कैंडिडेट अनाउंस किया है। तो आई डोंट थिंक कि लेट हुआ है, बट ऑब्वियसली इट वाज हाई टाइम, क्योंकि आई थिंक 7 मई को जो है वहाँ पे पोलिंग होने वाली है। एक मई ऑलमोस्ट 1 महीना और 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो बहुत बहुत उम्मीदें हैं हमें इंशाल्लाह। आई थिंक वी हैव पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़े कद के लीडर हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां साहब जो है साउथ कश्मीर की सीट से कामयाब होंगे। मतलब आपने अब कसम खाई है कि पीडीपी को ठिकाने लगाना है साउथ में? नहीं, आई थिंक हमारी दुश्मनी पीडीपी से नहीं है। आई थिंक जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ 2 आइडियोलॉजीज में लड़ाई है, एक तो बीजेपी में और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और जो उस तरफ है हमारी उनसे भी लड़ाई है, जो इस तरफ है हमारी उनसे भी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर अवाम समझना चाहती है, आप इंडियन अलायंस में एक ही मंच करते हो इस्तेमाल, महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब। यहाँ आप एक दूसरे के सियासी हरीफ हो, यहाँ आप दस्ते गिरेबां हो। क्या समझते हो जम्मू कश्मीर अवाम को? देखिए, पॉलिटिक्स बहुत प्रैग्मेटिक होती है और पॉलिटिक्स में इमोशनल डिसीजंस कम लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस ज़्यादा लिए जाते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है। कल जो आपने देखा, हमने तो फिर भी एट लार्ज जम्मू कश्मीर में एक जो है अंडरस्टैंडिंग रखी है इंडिया अलायंस के मेंबर्स के साथ। वेस्ट बंगाल में जो हमारी टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उन्होंने तो खुलेआम अपने सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। लेकिन कल डेरेक ओब्रायन साहब स्टेज पे बिल्कुल खड़े थे और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि हम जो है बिल्कुल साथ हैं इंडिया अलायंस के और पार्ट है इंडिया अलायंस का। तो कोई भी जो डिसीजन होता है वो एक इलेक्टोरल नंबर को देखा जाता है, इलेक्टोरल सिचुएशन को देखा जाता है, लेकर देखा जाता है। हमारा शुरू से ही ये मौजू रहा कि जो कश्मीर वैली की 3 सीटें हैं वो हमारे पास ही थी, क्योंकि सिटिंग एमपीज हमारे थे और हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह इंडिया अलायंस के लिए जो है हम वो तीनों सीटें जो है जीतेंगे। इसके आगे ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारी किसी को के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी है। हमारा फोकस सिर्फ तीनों सीटें जो कश्मीर वैली की हैं वो जीतने का जो है हमारा फोकस है। और उसी सिलसिले में जो है हमारे जो मतलब जो कैंडिडेट्स की जो का जो पहली कड़ी जो है, पहला नाम जो है आज अनाउंस किया है पार्टी ने और इंशाल्लाह हमें हमें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस के लिए जो है वो सीट हम जीतेंगे। अजीब सा माहौल है। अब पीडीपी भी है वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और बीजेपी भी है। अब इंडियन अलायंस कहाँ रह गई? ये तौसीफ साहब, अगर पर्सनली मैं आपको एक पर्सनली एक एग्जांपल दूं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है पीडीपी का या एनसी का वोट आपस में ट्रांसफर होना, क्योंकि ये पिछले 20-25 सालों से ये 2 पार्टियां एक दूसरे से ही लड़ती हुई आ रही हैं। पीडीपी वाज फॉर्म्ड
एज अ वॉइस अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ग्राउंड पे जब हम देखते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। वो आप कोई भी जो डीडीसी इलेक्शंस के रिजल्ट्स उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी जो है वो वोट उस तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया। प्रैक्टिकली वो पोजीशन हासिल करना जहां आपका वोट, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, कि मुझे लगता है कि हमारे इट इज अ बोनस फॉर अस कि अगर पीडीपी का कैंडिडेट होगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ फॉर एग्जांपल नॉर्थ में अगर पीडीपी का कैंडिडेट नहीं होगा, वो मुझे लगता है उसका ज्यादा वोट जो है हमारे अगेंस्ट जाएगा रादर देन कमिंग टू अस। इससे अच्छा है अगर पीडीपी का कैंडिडेट होगा, उनका वोट वहीं रहेगा, कम से कम हमारे जो है पोलराइजेशन पे आप यकीन रखते हो? यकीन नहीं रखता हूं। मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है ग्राउंड पे। आप अपनी सियासी हरीफ उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा भी हमने हमेशा जो है हम वी हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ नाइदर इंडिया अलायंस नॉर पीएजीडी। हमने सिर्फ ये मौकूफ रखा कि हम जो है तीनों सीटों पे हम कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे, और हमारी पोजीशन इलेक्टोरली स्ट्रांगर है। और हमें लगता है अगर पीडीपी सिंसियर है तो वो सपोर्ट करे हमें। आपका सियासी हरीफ है यहाँ नॉर्थ कश्मीर में, सजाद गनी लोन, उससे आप सच्चा साबित कर देते हो कि पीएजीडी खोखला दावा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता उस बात से। सजाद लोन साहब जैसी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है। वो पहले पीएचडी में आए, उन्होंने डीडीसी में 6 सीटें यहाँ से ले ली कुपवारा से, और उसके अगले ही दिन जो है ओके टाटा बाय बाय वापस चले गए। तो वो जब जो कहते हैं, वो जो रीजंस देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि दे आर दे आर एट पार विद व्हाट इज हैपनिंग। इवन मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए अगर हमारी अभी पीडीपी के खिलाफ जो है हमारे कैंडिडेट्स भी होंगे और आपस में इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन कल को आप जब इलेक्टोरल एक्सरसाइज के बाद जब नंबर्स आते हैं, वी आर स्टिल स्टैंडिंग टुगेदर। लेकिन सजाद लोन साहब तो ही इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। वो तो इस वक्त जो आपने परसों देखा जब लाइक माइंडेड पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग का किस्सा चल रहा था, उसमें कौन थे? यही जो बी टीम सी टीम से सजाद लोन साहब थे, अल्ताफ बुखारी साहब थे, हमारे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। इनको दिल्ली से बुलावा आया कि भाई आप आपस में क्यों भाग रहे हो, सब साथ मिलके लड़ो और इनको हराओ। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं विंडिकेट हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट, ही टुक एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ड्रामा किया वो कुछ दिन पीएचडी में रहने का, अपना मतलब निकाला, उठ के चले गए। अब फिलहाल के लिए आपने अपना घोषित कैंडिडेट किया है साउथ कश्मीर से, पीडीपी को क्या बताओगे? पीडीपी को से ये पूछ रहे हो कि वोट हमें डालो, या पीडीपी से अब की बार नहीं? मैं मेरा जम्मू कश्मीर अवाम का बड़ा सीरियस कंसर्न है। आप एक तरफ से कह रहे हो बहस से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी जमात, आपका ये दावा है कि हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, हमारा आर्टिकल 370 चला गया, हमारा तशख़्ख़ुस चला गया, और उसके बाद आपने पीडीपी को भी अपनी तरफ राग़िब किया पीएचडी के जरिए। चलो सजाद गनी लोन को फिलहाल साइड करते हैं। इस वक्त आप बोल रहे हो वो हमारा सियासी हरीफ बनने वाला, ये कहां से लोगों को हजम होगा? इस पे अवामी सतह पे क्लियरेंस तो होनी चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्रेंडली फाइट। बहुत सारी अलायंसेज ऐसी रही हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट्स हुई हैं, जहां पे दोनों पार्टीज ने कैंडिडेट्स उठाए हैं, और इवेंचुअली जब इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद जो है वो आपस में अलायंस में रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इवन क्या नाम है इसका, मतलब देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स इन द पास्ट जहां लिटरली मतलब फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता था, दोनों जो अलायंस पार्टनर्स होते थे वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते थे, और इवेंचुअली जो है जो भी जीत के आता था उनका ये होता था कि हमारी अलायंस में ही ये जो है सीट रहेगी। अब ये देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो ओवरऑल जो है एक सिस्टम से काम करती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक कार्डर होता है, फिर एक जो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वर्किंग कमिटीज होती हैं, जहां पे एक निज़ाम बनता है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो कभी कभी मुश्किल फैसले भी जो है लेने पड़ते हैं। तो इसमें कोई जो है उतनी बड़ी मुझे नहीं लगता है कि बात है। अब जहां तक कि आप कह रहे हैं कि आपस में लड़ने की बात है, पीडीपी ने अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं कैंडिडेट्स, लेट देम आल्सो अनाउंस, उसके बाद देखेंगे, वी विल हैव अ फ्रेंडली फाइट। जो भी जीतेगा सीट तो इंडिया अलायंस के खाते में ही आएगी इंशाल्लाह। उमर साहब से भी जब भी सवाल पूछा जाता है आप कब कैंडिडेट दोगे या पीएचडी के बारे में सवाल पूछते हैं, वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, मीडिया के साथ गुस्सा कर लेते हैं। गुस्सा किस बात का?
मुझे नहीं लगता है कि गुस्सा करते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा अनॉय हो जाते हैं। अगर आप रोज एक ही बात पूछेंगे, मतलब हर दूसरे दिन उनसे उनके सामने माइक लेके खड़े होके बोलते हैं जी सर आप कैंडिडेट्स कब अनाउंस कर रहे हैं, कैंडिडेट्स कब अनाउंस कर रहे हैं। अब जब रिपीटेडली हर रोज आप लोग एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, कभी इंसान इरिटेट होके बोल देता है कि यार मेरी मर्जी है जब करूंगा, तो उसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं होती है। कभी से मुराद नहीं है मेरा। मैं संजीदगी से ये सवाल आप पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनसे एक बार पूछा गया पीएचडी का अब क्या होगा आगे, उन्होंने बोला मैं तो नहीं हूँ पीएचडी में, लेकिन अगर आप उनके पीछे वाले बयानात उठाएंगे, वो बड़ी हिमायत में रहे थे पीएचडी के। मैं पीएचडी इस शब्द को बार बार क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर अवाम, जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। अगर आप अपने गोल पोस्ट, सभी सियासी जमातों से मुखातिब हूँ, अगर आप सभी सियासी जमातें अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहोगे तो मुझे लगता है एतमाद में कहीं ना कहीं फर्क पड़ती है। तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहस से जिम्मेदार आप हो, एक मीडिया पैनलिस्ट हो, इस पे थोड़ी वजाहत कीजिए, असल में है क्या ये? देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इवन जब पीएचडी पे क्वेश्चन किया जाता है, उमर साहब का सिर्फ ये कहना था कि मैं पीएचडी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, पीएचडी के ऑफिस बेरर कोई और है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्ट ऑफ पीएचडी, ठीक। पीएचडी के ऑफिस बेरर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, हमारे तारिक आमी साहब, ठीक है। तो वो कैसे बात कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीएचडी? उनका सिर्फ ये कहना है कि मैं नहीं बोल सकता हूं, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। फॉर एग्जांपल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकता हूं, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये अथॉरिटी दी है कि आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। मैं पीएचडी के बारे में मैं भी बात नहीं कर सकता हूं अगर आप मुझसे भी पूछेंगे, क्योंकि मैं उनका ऑफिस बेरर नहीं हूं, है ना। तो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मुझे ऑथराइज किया है स्टेटमेंट देने के लिए, उनके बारे में मैं बात कर सकता हूं। तो वही चीज उमर साहब ने भी कही। लेकिन अगेन मैं जो आपको कह रहा हूं ना, जब रिपीटेडली कोई आप क्वेश्चन करते रहे, फिर कभी कभी इंसान इरिटेट हो जाता है, और हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, बट आई डोंट थिंक हिज इंटेंशन वाज रॉन्ग। मैंने कुछ पिछली बार इंटरव्यू देखा किसी का पीडीपी में से, तो उन्होंने कहा नहीं जी उमर साहब ने बड़ी एरोगेंस के साथ जो है उस दिन क्रिटिसाइज किया, बात की, यहाँ ये किया। मुझे लगता है फिर तो पीडीपी वाले भी बहुत एरोगेंस के साथ बात करते हैं। पीडीपी वाले हमेशा, मैं वही आने वाला था, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात लाई कि बड़े तकब्बुर के साथ बात हुई हमारे लिए। ठीक है। अब आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट्स कि जी पिछले 4 साल में सिर्फ हमें ईडी ने परेशान किया, पिछले 4 साल में सिर्फ हमने कुर्बानियां दी, पिछले 4 साल में सिर्फ हम खड़े रहे लोगों के लिए। क्या हम लोग नहीं खड़े हैं? क्या हमें ईडी के नोटिसेस नहीं आए? क्या हमारे लीडर्स की सिक्योरिटीज विड्रॉ नहीं हुई है? क्या हमारे लीडरों को जेल में नहीं रखा गया था? सबसे लास्ट में जो पॉलिटिकल लीडर जेल से छूटा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, दैट वाज हिलाल अकबर लोन। नईम अख्तर थे वो, दैट वाज हिलाल अकबर लोन, आप चेक कर लीजिए। सबसे लास्ट में हिलाल अकबर लोन को छोड़ा गया था, वो हमारी पार्टी से है। तो कहीं ना कहीं ये नजरिए की बात है। मैं भी इस वक्त उन पर निशाना साध सकता हूं कि वो बहुत एरोगेंट है जी, वो बड़ी एरोगेंटली बोलते हैं सिर्फ हमने किया, हम मुझे लगता है इक्वली हम लोग जो है वॉइस बन के खड़े रहे हैं पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर के अवाम की। और हम पे तो वहां तो सिर्फ महबूबा जी को ईडी परेशान कर रही है, हमें तो उमर साहब से लेके फारूक साहब से लेके बाकी सारे लीडर्स के हर किसी को जहां जहां उनको कोशिश कर रहे हैं वो प्रेस करने की कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो पिछले 5 साल में डटी रही, नहीं टूटी। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतना प्रेशर करने के बाद, इतनी साजिशें करने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी लीडर छोड़ के नहीं गया। पीडीपी वाले कहते हैं हमें जी दिल्ली ने पार्टी तोड़ी, इसका मतलब अगर कल को फयाज साहब वापस आए, इसका मतलब फिर दिल्ली वाले ही जोड़ रहे हैं। फिर मैं ये आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, बट दीज आर जस्ट थिंग्स दैट यू कैन से। फिर तो मैं भी उन पे निशाना साध सकता हूं। बहुत सख्त तनकीद आपने कर डाली। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं ना। तो तनकीद अगर करनी है फिर आप हर चीज को तनकीद बना सकते हैं, लेकिन हमें वो पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है। हमें इस वक्त हमारा फोकस है कि कश्मीर की जो 3 सीटें हैं पार्लियामेंट की, वो इंशाल्लाह हम जीते और बीजेपी की तरफ वो ना जाए, बीजेपी की किटी में वो ना जाए। चाहे फिर वो नॉर्थ की सीट हो, सेंटर की सीट हो या साउथ की सीट हो, हमारी ये कोशिश रहेगी कि तीनों पे हमारे जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा करके तीनों सीटों पे हम जीत पाए। आप साउथ का एग्जाम्पल ले लीजिए। पीडीपी कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल ये लोग साउथ में बहुत स्ट्रांग है। साउथ में तो आज पुंछ राजौरी का एरिया है, आज तो मतलब आधे से ज्यादा वोट शेयर जो है वो तो वहां से आएगा।
प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं, इनफैक्ट इवन जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जो हमने कैंडिडेट आज उठाया है, इससे स्ट्रांग कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है साउथ की सीट के लिए। मतलब हैंड ऑन योर हार्ट, आप खुद से पूछिए, क्या आपको लगता है कि इससे कोई स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकता क्या है? ये जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने काम नहीं किया था वहां, उसको वो तो भी हकदार थे वहां मैंडेट के। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब एक जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले 5 साल, वो तो अब रहा ही नहीं ना। आपने तो पूरी उसकी जब डेमोग्राफी चेंज कर दी, आपने 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स ले आए, आप 6-7 लाख, 7-8 वोट जो है नए आप ले आए उसमें से, जो कि पुंछ राजौरी से हैं। और मियां अल्ताफ साहब सिर्फ गुजर बरादरी के लीडर नहीं है, वो पहाड़ियों के भी उतने ही है। या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स कभी डिवाइसिव रही नहीं है। डिवाइसिव डिवीजन की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी करती है, और जो बीजेपी की ए टीम्स, बी टीम्स और सी टीम्स है, उनसे ऑब्वियसली जो बोलते हैं इंस्पिरेशन लेके जो है वो भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे हमारे सजाद लोन साहब यहाँ हैं, कहते हैं जी मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का हूं, आप मुझे वोट दो, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा। जनाब सीट जो है बारामूला की सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की नहीं है, ये तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी है, ये तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट भी है, बड़गाम के 2 एरिया। अकबर लोन साहब यहाँ के नहीं थे, कितना पैसा दिया डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को अभी तक? आपकी सुई पता नहीं क्यों अकबर लोन साहब के पे अटकी हुई है। जनाब उन्होंने करोड़ों रुपए दिया, आप उसका हिसाब ले सकते हैं, बट पॉइंट वो नहीं है। अकबर लोन साहब ने कितने नहीं, अकबर लोन साहब ने कितने वोट लिए थे मेरे कुपवारा से? अकबर लोन साहब ने कितने वोट लिए थे मेरे कुपवारा से? 7,000। उसके हिसाब से परसेंटेज कितनी बनती है? जितनी पूरे वोट उसको पड़े थे उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज बनती है? वो तकरीबन 42% जितने वोट उसको कुपवारा से बनते हैं। हाँ, 42% कुपवारा, 42% वोट बैलेंस अगर आपको किसी के बकेट से मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, तो मेरा हक बनता है कुपवारा की आवाम से ये सवाल आपसे पूछना कि क्या दिया उसने मेरे कुपवारा को। ठीक है ना, आप मतलब आपका पॉइंट क्या है कि उन्होंने कुपवारा के लिए नहीं कुछ भी नहीं दिया? नहीं, आपका आप कहते हो कि सजाद गनी लोन को आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ कुपवारा के लिए बात कर रहे हैं। आपने तो कैंडिडेट जो दिया था सलवार से। बात नहीं समझ में आ रही है। सजाद लोन साहब अगर ये सोच रहे हैं कि वो डिवाइड करेंगे, कुपवारा वर्सेस बारामूला बनाएंगे, वर्सेस बांडीपुरा बनाएंगे, ये तासुर बनाएंगे कि नहीं जी हमें कुपवारा का कैंडिडेट है तो कुपवारा वाले सिर्फ कुपवारा वाले को वोट देंगे, फिर तो आपके खिलाफ 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। माई पॉइंट इज दैट कि आपकी पॉलिटिक्स इस पे नहीं बेस हो सकती है कि आप कुपवारा के हैं तो आपको सारा कुपवारा वोट डालेगा और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। उसकी वजह से तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से तो आपको 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट खिलाफ हो जाएंगे, बारामूला, बांडीपुरा एंड बड़गाम। सो माय पॉइंट इज दैट कि डिवीजन के बेसिस पे आप वोट मत मांगिए, आप इंक्लूसिव सियासत करिए, आप हर जिले की बात करिए, आप हर एरिया की। सजाद लोन साहब का करियर ही स्टार्ट हुआ है ना डिवीजन से, इसीलिए वो उसी राह में जा रहे हैं। वो पहले हंदवारा वर्सेस कुपवारा करते थे, अब जब वहां से वो थोड़ा उनकी बेस बन गई, अब वो कुपवारा वर्सेस बारामूला कर रहे हैं। कल को हो सकता है उसको वापस ले जाएंगे, नॉर्थ कश्मीर वर्सेस साउथ वेस्ट कश्मीर करेंगे। तो वो पॉलिटिक्स चलती नहीं है। अगर आपको सिंसियरिटी के साथ पॉलिटिक्स करनी है तो आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है। आपको बारामूला की भी बात करनी है, कुपवारा की भी बात करनी है, बांडीपुरा की भी बात करनी है, बड़गाम की भी बात करनी है, तब जाके आप कहीं एक कॉम्प्रहेंसिव जो है कैंपेन लेके कामयाब हो सकते हैं, जो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। व्हाइट कॉलर किलर्स एक ट्वीट आया था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्त रिएक्शन उस पर आई। वो जब उमर साहब 2 जगह आए, सोपोर में आए थे और अगा में आए थे, और 2 जलसे हुए, उसके बाद एक ट्वीट आता है सजाद गनी लोन से, और उनके जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक यूथ है, उसने जब हमने परसों से बात की, उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक तारीख जड़ी उसमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस ट्वीट पे इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों किया, क्या वजह थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट पे रिएक्ट नहीं किया, मैंने ट्वीट पे रिएक्ट किया था। मतलब पार्टी ने नहीं है, मतलब मैंने किया, बिल्कुल मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट हूं, बट एज एन इंडिविजुअल। सजाद लोन साहब कह रहे हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किलर्स हैं और जो हैं हम जो है विक्टिम हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा, मेरे फैमिली में 2 मेरे चाचाओं को शहीद किया गया विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को मारा गया मिलिटेंसी के टाइम पे। मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं, मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे ही मारा गया ना, शहीद किया गया, तो मैं किलर हूं कि मैं विक्टिम हूं? मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा जिसका उनके पास जवाब नहीं था। देखिए, अगर आपको तारीख में जाना है, मैं आपके साथ 1 घंटा बहस कर सकता हूं इसी बात पे कि यहाँ पे आजादी किसने मांगी, पाकिस्तान किसने मांगा, गन किसने लाया, और उसके बाद जो है आज बीजेपी के साथ कौन है। हम जहां 40 साल पहले थे आज भी उसी पेज पे हैं।
हमने जो बात 40 साल पहले की आज भी वही बात की। हमने तब भी गन को नहीं माना, हमने तब भी डेमोक्रेसी पे भरोसा जताया, हम आज भी डेमोक्रेसी पे भरोसा जताते हैं। ये बात करते हैं 87 इलेक्शंस जी रिग हो गए। 87 इलेक्शंस में कैंडिडेट्स तो थे ना। आप 67 इलेक्शंस की बात करिए। 67 इलेक्शंस जब गनी लोन साहब ने पहला इलेक्शन जीता कांग्रेस की टिकट पे, उनके खिलाफ कौन था? कोई नहीं था तौसीफ साहब, किसी को फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया। ऐसी गुंडागर्दी थी। 72 के इलेक्शन में किसी को फॉर्म नहीं भरने दिया गया। क्या बात करते हैं ये रिग्ड इलेक्शंस की? 87 के कौन से 67 के इलेक्शंस देखिए, आपको इलेक्शंस थे, सिलेक्शंस थे वो। लिहाजा ये चीजें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये जो एक प्रोपेगेंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मिलिटेंसी की। अच्छा, रोज सजाद लोन साहब बयान देते हैं कि मैं जी विक्टिम हूं, मैंने जी जेल भी देखी है, मैंने जी मार भी खाई है। कल मैं उनके स्पोक्स पर्सन का एक कहीं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं सजाद लोन साहब तो 90s में यहां थे ही नहीं, वो तो लंदन में थे, वो तो कश्मीर में ही नहीं रहे। तो ये विक्टिम प्ले करना छोड़ना पड़ेगा इनको। आप बात करनी है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप आइए इश्यूज पे पॉलिटिक्स करिए, ये विक्टिम मत प्ले करिए। आपको पर्क्स भी चाहिए, आपको बीजेपी की मिनिस्ट्री भी चाहिए, लेकिन आपको बीजेपी का टैग नहीं चाहिए। आपको जब ए टीम बी टीम बुलाते हैं आपको मिर्चें लगती है, लेकिन वही बीजेपी जब आपको प्लेटर पे मिनिस्ट्री देता है तब आप असेंबली में नारा देते हैं, ओ जी मोदी मेरा भाई है। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी जी जिंदाबाद। और आरएसएस क्यों नहीं आना चाहिए? आरएसएस को भी हक है यहाँ आने का। ये उनके बयानात है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन असेंबली। ओ जी मुझे जी बीजेपी ने ठप्पा दे दिया, वीजा दे दिया, पासपोर्ट दे दिया। ये उनकी सियासत है। लेकिन वो उसके जब वो स्टार्ट करते हैं ना अपना बयान, वो कहते हैं कि उमर साहब ने अपनी तारीख ही सियासी तारीख उसी से शुरू की है। सजाद साहब के ऑन रिकॉर्ड उसने बताया कि उमर साहब ने पहली अपनी सियासी इवनिंग ही बीजेपी से स्टार्ट की। और चोर को सब जो है ना चोर ही नजर आते हैं। सजाद लोन साहब को सब इसीलिए नजर आते हैं बीजेपी, क्योंकि वो खुद बीजेपी हैं। उमरुल्लाह साहब ने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, एमपी बने वो। उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का पार्ट बनी, बीजेपी का पार्ट नहीं बनी। सैफुद्दीन सोज की भी कड़ी जो सैफुद्दीन सोज की भी कड़ी बांधते हैं उसमें। एनडीए में कितनी पार्टियां थी तब? बीजेपी का पार्ट नहीं थे, ये तो डायरेक्ट बीजेपी का पार्ट है। और हमने तो कभी डिनाई नहीं किया ना, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि नहीं जी उमर साहब नहीं थे उसका पार्ट। तो ये, और आज की बात करिए, आप पिछले 5 साल की बात करिए। अब मैं वही कह रहा हूं, आप जितना तारीख में जाएंगे ना, जितना वो तारीख में जाएंगे उतना मैं भी जा सकता हूं। तो अगर हमें वही करना है, फिर बैठे, आइए बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। आप सब सियासी जमातों को एक इखलाकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत में फंसा है, अब आपके पास वो राहें नहीं रही है कि आप आर्टिकल 370 का राग अलापते, क्योंकि वो आपने खुद अपने हाथों से दिया है उनको। वो सारी सियासी जमातों से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 मुख्य धारा की सियासी जमातें इस वक्त, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, अब इलेक्शन सर पे है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी तौर कैसा अपना किरदार अदा करेगी वो अवाम देखेगी। सजाद गनी लोन ने एक डिग्निटी प्लस डेवलपमेंट का एक नारा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन क्या है उस पर? हमारा क्या रिएक्शन है? हमारा तो हम व्हाई विल वी रिएक्ट ऑन व्हाट ही हैज टू से? ही इज गोइंग टू पीपल विद हिज स्लोगन, गुड फॉर हिम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग टू आवर पीपल विद आवर ओन स्लोगन्स। हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग के पास अपना एजेंडा है लोगों के पास जाने का। और हमें बिल्कुल इस बात का भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 5 साल में हर सियासतदान के, हर सियासी पार्टी के रंग देख लिए हैं। उन्हें बिल्कुल पता है सच्चाई कि पिछले 5 साल में कौन कहाँ गया, किसके पास गया, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, और वाकई में कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करने वाली कौन सी पार्टी है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने तो मतलब जब 90s का यहाँ पे हालात इतने खराब थे, हमने तो तब भी इसी चीज की बात पैरवी की, डेमोक्रेसी की पैरवी की। हमने तो तब भी इलेक्शंस की बात की, हमने तब भी भरोसा जताया इसी इंस्टीट्यूशन में। ये बाकी पार्टियां तब कहां थी? ये सजाद लोन साहब तब कहां थे? उनसे पूछिए आप, वो तब लोगों को क्या 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 सपने दिखा रहे थे। ये आज कहते हैं 370। मुझे एक बार एक बंदे ने बोला कि जी आपने ये क्यों टेम्परेरी रखा था, ये परमानेंट क्यों नहीं किया था? मैंने कहा अगर हम उस दिन बात करते ना, पर से फॉर डिस्कशन से, अगर हम कहते कि उस दिन इसको हम परमानेंट करेंगे, हमारे घर जला देते ये लोग। ये जो अदरिंग है ना, अदरिंग मींस कि एक ईवल बनाया था इन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, हम लोगों को।
कि जी ये गद्दार हैं, वोट डालते हैं ये गद्दार है, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ये गद्दार है। जम्मू कश्मीर अवाम यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि जिसको आप गंदी नाली का कीड़ा कहते थे कांग्रेस को, आज आप इंडियन अलायंस में, वही आपकी मुख्यधारा की सियासी जमात है, वो आप उसी के दामन में बैठे हो। जम्मू कश्मीर अवाम वो कहाँ माफ करेगी आपको? मैंने पहले भी कहा आपसे कि पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिक होती है, ये लीनियर नहीं है कि आपने एक स्टैंड लिया और आप उसी पे चल रहे हैं। आपको देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है इस टाइम पे आपके पास। यू हैव टू चूज बिटवीन टू लेसर इवल्स। ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर हम कांग्रेस का साथ नहीं देते तो बीजेपी है, ठीक है, फिर बीजेपी के साथ ही जाते हैं। वो तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, हो सकता है मुसलमानों के वोटिंग राइट्स ही छीन ले वो। हाउ कैन यू से? फिर आप इज दैट द ऑप्शन दैट यू वांट अस टू चूज? आज आपको सबसे पहले जो है ना, सबसे पहली लड़ाई है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचाना है। बीजेपी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रही है, वो तो कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। तो बड़ी लड़ाई में छोटे डिफरेंसेस साइड पे रखने होते हैं। दैट इज अ फाइट दैट वी विल टेक अनदर डे। आज जो बड़ी लड़ाई है, आज उस पर फोकस करना है। एक आखिरी सवाल है, अब सियासत की एक शुरुआत हुई है। अब नॉर्थ कश्मीर के किसको देखता है फिलहाल? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको देखता है अपना पार्लियामेंट कैंडिडेट? क्योंकि नॉर्थ कश्मीर बड़े मुद्दत से इस बात का इंतजार कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस चेहरे को यहाँ पे अपना कैंडिडेट मुंतखब करेगी। तो उस पर कोई रोशनी अगर आप डालना चाहे तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। वाकई कोई डिसीजन नहीं लिया गया अभी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अदरवाइज मैं आपको हिंट दे देता कोई। अभी जो है आई थिंक कुछ आने वाले हफ्ते में जो है इस पे फाइनल राय ली जाएगी, और बिफोर और आफ्टर ईद जो है हमारे कैंडिडेट्स जो है अनाउंस हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। नासिर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ, हमें जम्मू कश्मीर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को एक बेबाक लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह नासिर साहब बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं और हर सवाल का बड़े कहते हैं वो शिद्दत के साथ जवाब देते हैं, तो ये इन लोगों की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर आवाम को। नासिर साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। विंग्स टीवी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।